हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो दिसंबर 2018 में आयोजित किया गया था उसके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता है, यानी कि जो बच्चे सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं उन्हें कक्षा कक्ष में कैसा माहौल मिलना चाहिए, ऐसा जो उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। नंबर 3, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। नंबर 4, उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करना कहीं भी नहीं है, भाषा को या उनके विचारों को, किसी भी चीज़ को हमें हतोत्साहित बच्चे का नहीं करना है, नेगेटिव वर्ड है। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। बच्चों को किसी भी आधार पर क्लासीफाई भी नहीं किया जाए, कैटेगराइज नहीं किया जाएगा। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। अच्छा व्यवहार सिखाने की बात कहीं नहीं होगी। नंबर 4 इसमें दे रखा है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। पहला कह रहा है उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। अध्यापक उनके प्रति नहीं, अध्यापक सभी बच्चों के प्रति स्नेही होता है और स्नेही होना भी चाहिए। सिर्फ सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के प्रति ऐसी चीज़ें नहीं होती, सबके प्रति स्नेही होना होता है। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, यह भी नहीं है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है। ऑप्शन हो गया इसका 3। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। नहीं का ऑप्शन पढ़ते वक्त आपको ध्यान रखना है कि हाँ कैसे आए या नहीं, जहाँ ऑप्शन आए उसको ध्यान से आप एनालाइज करें। तरीका नहीं यानी कि 3 होंगे, एक इसमें है जो चीज़ नेगेटिव मिलनी है आपको। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेशन करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बच्चे गतिविधियों में भाग लेते हैं तो चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखते हैं। बेचैन होने पर अक्सर फटकार लगाना, ये देखते ही आपको ऑप्शन पता चल गया होगा, इतना आप तैयारी कर चुके हो, इतने पेपर कर चुके हो अटैम्प्ट कि फटकार लगाना हमेशा नेगेटिव आएगा और नहीं पूछा उसने तो आंसर आपका यहीं पर आ जाता है। बाकी 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। एक कार्य को छोटे और प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। नंबर 4, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करना। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक ठाक पॉइंट है और आगे ध्यान रखना है। फटकारना शब्द हमेशा आपका नेगेटिव में आता है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान कराते हैं या कराते हैं जो कैसे होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, सृजनात्मक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका होगा सेकंड, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। यह समस्या समाधान का हल नहीं करता है। बाकी पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रतिक्रिया या प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। तो तीनों हैं इसके, ऑप्शन नंबर इसका होगा सेकेंड आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति और डर। आंसर हो गया यहाँ पे डर, यहाँ पे एक संवेग है जिसकी मूल प्रवृत्ति होती है पलायनवाद और ये संवेग 14 बताए गए मैकडूगल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको लगता है कि दूध कहाँ से आता है, दूध एक मशीन देती है, उसकी विचारधारा इतनी है बच्चे की। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, कभी ना देखा हो तो उसको ये पता नहीं कि दूध मिलता कहाँ, एक गाय दूध देती नहीं देती, हो सकता है उसको ना पता हो, लेकिन देखा ही नहीं है बिल्कुल, यह कैसे कह सकते हैं। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। बच्चे को दुनिया की बहुत सीमित ज्ञान या अनावरण है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चा दूध बूथ से ही दूध खरीद के लेके आता है, तो इसी आधार बता रहा है कि मशीन उसको दूध देती है। तो ऑप्शन इसका 4 होगा, उसके अनुभव पर आधारित है उसका जो ज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पाठ्यक्रम को समय पर
पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ये कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने पाठ्यक्रम को पूरा करने पर जोर दे रहा है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। नंबर 2, आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, यानी कि ऐसा माहौल पैदा करना कि जहाँ बच्चे कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकें, अपने आप को घर जैसा महसूस करें और अपनी पूछताछ और संवाद आसानी से कर सकें। बिल्कुल बच्चे इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे तो चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। देखिए अनुशासन बनाना कभी समस्या नहीं होती है, बच्चा मोटिवेटेड है, बच्चा ढंग से पढ़ाया जा रहा है तो अनुशासनहीनता क्लासरूम में होगी ही नहीं। तो अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन को महत्व देना, ये सब चीज़ें भी नेगेटिव तरीके से यूज होती हैं। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। यहाँ पे भी वो डेडलाइन बना रहा है कि निर्धारित पाठ्यपुस्तक का ही पालन करना चाहिए, उससे बाहर उसको नहीं जाना चाहिए। तो गलत तरीका। पाठ्यपुस्तक एक संसाधन है, चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति का एक संसाधन है, वो एक मात्र उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन बनेगा सेकंड, आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? किसको समृद्ध शिक्षा कहा जाएगा? अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, या सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाना चाहिए। देखिए सामग्री ही अच्छी बात है, लेकिन सप्ताह में एक बार लाया जाए ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। अब बच्चे जिस दिन सामग्री को बाहर लाया जा रहा है उस दिन बच्चे का मन कहानी पढ़ने का है या नहीं है, तो कैसे पढ़ेगा? मन नहीं होगा तो नहीं पढ़ पाएगा। तो 2 ऑप्शन आगे देखते हैं, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, ऐसा कुछ नहीं जो संचालित है, पाठ्यपुस्तक सामग्री के द्वारा ही संचालित की जाए। उसके अलावा कक्षा में बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। यहाँ बच्चों को सामग्री को बच्चों से बचा के रखने के लिए कह रहा है, बच्चों को सामग्री पहुँचनी नहीं चाहिए, तो ये गलत है। आगे कह रहा है नंबर 4, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक या सेल्फ में रखे हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके। यहाँ पे है कि बाल साहित्य की कहानियाँ हैं, किताबें हैं, वो बच्चों की रीच में है, बच्चे जब भी चाहें तो पहुँच सकते हैं। तो अच्छा तरीका, जब मन करेगा तब पढ़ेंगे। इसके लिए उनको सप्ताह का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जब मन किया तभी निकाला उनको पढ़ लिया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता का मार्गदर्शन करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, कि कक्षा में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों में से और रेफरेंस बुक संदर्भ सामग्री में से वो एक है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से वो एक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा 10वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ खालिस्तान से प्राप्त की। देखिए NCF 2005 लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट पर ज़्यादा जोर देता है कि बच्चों को करा के सीखना है। बच्चे जिसमें सहभागी हों, जिसमें सक्रिय रूप से भागीदार हों, वो चीज़ें बच्चों को सिखाई जाए तो अच्छे तरीके से उसको सीख पाते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा इसका रचनावाद। NCF फ्रेमवर्क किस पे आधारित है? रचनावाद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है कि कब लगेगा कि कक्षा के बच्चे मोटिवेट हैं? नंबर 1, वे सभी उपस्थिति में नियमित हों, यानी कि लगातार स्कूल आ रहे हैं तो लगेगा वो बहुत मोटिवेट हैं पढ़ने के लिए। कक्षा में बच्चे आ तो रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं, पार्टिसिपेशन नहीं है उनका, तो कैसे कह सकते हैं मोटिवेट? कक्षा में आना ही पर्याप्त नहीं है। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। हाँ, उनकी जिज्ञासा है और अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, तो लग रहा है मोटिवेट हो, सीखना चाहते हैं कुछ ना कुछ। वे अच्छी तरह से वर्दी पहन के स्कूल में आते हैं। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। देखिए अनुशासन बनाए रखना कहीं पर भी महत्वपूर्ण नहीं होना जाता। यदि क्लास का डेकोरम अच्छा है, क्लास में अध्यापक का मेथड अच्छा है, अध्यापक बच्चों के स्तर को जानता है, उनके व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान है, तो अनुशासन की समस्या तो कहीं आती ही नहीं है और इसको अनुशासन की समस्या कहीं माना भी नहीं जाता। वर्दी में स्कूल माना ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 2 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली है, बेहतर है? कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। देखिए तो संभव नहीं कि सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो,
और शिक्षण सामग्री उपलब्ध है तो वो भी कोई श्योरिटी नहीं कि बच्चा उससे इम्प्रूवमेंट करे जाएंगे, सीख ही जाएंगे। सामग्री तो बहुत सारी रखी होती है, प्रयोगशाला इतनी सारी होती है, खुलती तक नहीं है तो बच्चे कहाँ सीख पाएंगे। नंबर 2, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। अब देखिए, अभी पढ़ा था आपने उसका एनसीएफ 2005 का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार क्या समझ बताई थी, रचनावाद से इसको प्राप्त किया था। तो वही चीज़ लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट ढूंढ लीजिए, इसमें भी आंसर आपका निकल के आ जाएगा। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थिति पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। आ गया कि जो बातें उनके जीवन से जुड़ी होंगी तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे, और इंटरेस्ट लेंगे तो चीज़ें अपने आप उनके जीवन में आत्मसात हो जाएंगी। बच्चे आसानी से उन बातों को सीख जाएंगे। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। परीक्षा आयोजन का कहीं खास कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है, इसको भी जोर अब नहीं दिया जाता। शिक्षक को विविध उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। देखिए, प्रभावशाली तरीका तो यह है कि बच्चे खुद पार्टिसिपेट करें। उसको चित्रों को दिखाना, उदाहरण दिखाना भी प्रभावशाली नहीं है। बच्चे पैसिव लर्नर होकर बैठ जाएंगे, कहाँ सीखेंगे। बच्चे की सक्रिय भागीदारी जरूरी है, जो ऑप्शन नंबर 2 आपका दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह से मदद करता है? शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रखने के लिए। निर्देश देने का भी कहीं कुछ नहीं आता, निर्देश दिया जाता है। निर्देश नहीं, अध्यापक सुविधादाता होता है, सुगम करता होता है, फैसिलिटेटर होता है अध्यापक। तो निर्देश देने की, इंस्ट्रक्शन की कहीं बात इसमें नहीं आती है। रट कर याद करना बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, इसको सकारात्मक रूप से यूज़ आप कर नहीं सकते। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए, बच्चे अपने शिक्षा का खुद आकलन कर सकें, तो ये तरीका उसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन 3। चुप्पी साधे रहने के लिए चुपचाप बैठ रहे हैं, कोई तरीका नहीं है। तो ये तीनों नेगेटिव है, पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जी। आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। जन्मजात विकार को दूर करना कि आप उसको अच्छी देखभाल करें और पौष्टिक आहार दें, तो किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि आप अच्छी देखभाल करें और पौष्टिक भोजन दें तो उसके विकार थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है, विकार में कमी आ सकती है, लेकिन जन्मजात जो विकार है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता। तो ऑप्शन था वो गलत हो गया। आगे देखते हैं। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास, देखिए केवल शब्द जहाँ भी आएगा उसको नेगेटिव में यूज़ किया जाएगा, ये अब कहीं पॉजिटिव नहीं आएगा। तो ऐसा हो नहीं सकता। भाषा विकास में भूमिका निभाता है पर्यावरण केवल बच्चे के विकास में। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चे का जो विकास हो रहा है उस आनुवांशिक गुणों का प्रभाव तो होता ही होता है, उसके साथ साथ उसको जैसा वातावरण दिया जाता है, वातावरण अच्छा मिलना भी जरूरी है। तो दोनों का ही महत्वपूर्ण भाग है और दोनों का ही मिला जुला परिणाम हम सभी लोग होते हैं। सीखने और प्रदर्शन की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित, देखिए पूरी तरह से निर्धारित जीनों से नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बनेगा 3। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता? देखिए, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। निरंतर अभ्यास के बारे में उन्होंने कहीं भी बात पियाजे ने नहीं की है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, करेक्ट है। नहीं कहा है ना, तो पहला ऑप्शन का हो जाएगा। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, सिर्फ पहला आपका रॉन्ग है। तो गलती पूछा है तो आंसर आपका हो जाएगा पहले वाला। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो लिखा है प्रतीकात्मक विचार का विकास। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बनेगा यहाँ पे चौथा, प्रतीकात्मक विचार का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 18। खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। के अलावा पूछा है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। के अलावा, के सिवाय नहीं है, यानी कि जब के अलावा आए तो 3 करेक्ट हैं, ये एक ऑप्शन गलत है आपका, जो गलत है वो ढूंढना है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका होता है, बिल्कुल गलत तरीका है। क्या कह रहा है? खालिस्तान निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका नहीं है। ये खेल
समय बिताने का एक सुखद तरीका नहीं होती। इनके द्वारा क्या आएगा, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, तो यहाँ आंसर होगा आपका फर्स्ट। अलावा पूछा है तो इसके अलावा यह नहीं है, बाकी तीनों करता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। किस स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए कि वो बहुत ज़्यादा चिंतन करेगा, बहुत ज़्यादा मंथन करेगा, चीज़ों को बहुत सारे तरीके से सोचेगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, या विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्या आप इसका सही उत्तर जानते हैं, सही जवाब क्या होगा, ये सब है, तो आंसर इसका होगा सेकंड। देखिए क्या आपका इसका सही उत्तर जानते हैं तो ये इसका आप यस या नो में दे दोगे। सही जवाब क्या है, उसका एक आंसर आ जाएगा। जब अलग अलग तरीक़ों से, तो जो तरीका उसको आता है वो तो ठीक था, उसके अलावा उसको और तरीक़ों से भी सोचना पड़ेगा। तो ऑप्शन बनेगा इसका 19 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। व्यक्तिगत अधिगम, समूह क्षमता बनाना, चलो यहाँ तक तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन आप लास्ट बिंदु क्या लिख दिया इसमें, छात्रों को लेबलिंग करना। बिल्कुल गलत है। छात्रों को किसी भी तरह पर लेबलिंग करना, इनको वर्गीकरण करना, श्रेणीबद्ध करना, ये अच्छा नहीं माना जाता। ये नेगेटिव वर्ड है, इनको हम यूज़ कहीं भी नहीं करेंगे। परियोजना विधि, ये तो पहला कट गया, किसके आधार पर, छात्रों की लेबलिंग के आधार पर। क्षमता समूह भी नहीं बना सकते कि ये इंटेलिजेंट इसमें आ जाएंगे, एवरेज इसमें आ जाएंगे, बिलो एवरेज इसमें आ जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता। गलत, दोनों ऑप्शन इसमें गलत है। दोनों जगह समूह के बारे में बात कर रहा है। समूह बनाना और लेबलिंग करना, दोनों समूह को इंडिकेट कर रहा है, कैटेगराइज कर रहा है बच्चों को। परियोजना विधि, क्षमता समूह, वही ऑप्शन यहाँ पे फिर आ गया, और रैंकिंग करना, इसी बात को लोग यहाँ पे कह रहे हैं। करके सीखना, जो परियोजना विधि और सहयोग से करके सीखना, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट चॉइस होगा। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। और थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण रैंकिंग, वही आ गया, परीक्षण का रैंकिंग फिर वर्ड आ गया। क्लासीफाई बच्चों को किसी भी बेस पर हमको नहीं करना है, तो ऑप्शन बनेगा इसका तीसरा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। कौन सा ऑप्शन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, बिल्कुल ठीक ठाक है। जो स्कूल में शिक्षा दी जा रही है उसके सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को दर्शाए, यह है। जीवन सच्चा शिक्षक है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, क्यों, ऐसा कुछ नहीं कि लंबे समय तक जारी रखें, ये भी करे रॉन्ग हो जाएगा। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, सिस्टम क्यों चला हुआ है, देखते लग जाएगा। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है तो सिस्टम चला क्यों जा रहा है। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। क्वेश्चन नंबर 22, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, तो इसका ऑप्शन बनेगा तीसरा, यहाँ पे इसके राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती यानी कि यहाँ पे आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD के बारे में बात की जा रही है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, बिल्कुल उसके ZPD को सही रूप से प्रदर्शित यही करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक उभयलिंगी व्यक्ति किसे कहा जाता है। एंड्रोजाइनस पर्सनैलिटी में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, तो इसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, बच्चे खालिस्तान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ट्यूशन। ट्यूशन में इस प्रकार का जेंडर वाइज की बात नहीं होती, बाकी संस्कृति है, मीडिया है, समाजीकरण, कहीं ना कहीं पर उनको ट्यूशन में जाए या विद्यालय में जाए, बच्चे को छात्र ही माना जाएगा। जब सबको एक जैसी ही चीज़ें सिखाई जाएंगी, संस्कृति में, मीडिया में और समाजीकरण में उनको अलग तरीके से डील किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 26, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह है, जो आपके मानकीकृत परीक्षण हैं इनकी आलोचना की गई है, उनमें से एक आलोचना इसकी क्या दे रखी है। मानकीकृत परीक्षण की आलोचना में से एक है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। ऐसा तो नहीं है, परीक्षण तो आप कितने बड़े लोगों पर, कितनी जनता पर कर लीजिए एक बार में। ये बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, तो फिर इनको क्यों जाता स्टैंडर्ड है। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा समझना मुश्किल है, तो ऑप्शन नंबर बनेगा इसका 3। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। 27, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, एक से अधिक जिन बुद्धि होती है। इस सिद्धांत क्या बताता है कि पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट लिखा ना। एक से अधिक तो यहाँ लिखा बहुबुद्धि, दोनों समानार्थक शब्द हो गए। एकाधिक, एक से अधिक, बहुबुद्धि एक से अधिक के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए आकलन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, इनमें से किन परिस्थितियों में। आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन आकलन करने और उनके प्रदर्शन प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। नंबर 3, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर जानने में। नंबर 4, बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति की चर्चा करने में। तो अपने आप बनेगा बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में मूल्यांकन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। देखिए सर, नाम से ही व्यक्त हो रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो निरंतर चलता रहता है। यह विभिन्न शिक्षा सत्रों या विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, ऐसा कुछ नहीं केंद्रित है। यह बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमता यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है। कोई भी यह कम से कम बच्चों को इस स्तर पर तो कैटेगराइज नहीं करता, और यह कोई भी एग्ज़ाम नहीं करता। तो यहाँ पे आपका कक्षा इसके बाल मनोविज्ञान पैडागोजी के अकॉर्डिंग इस टाइप से इसको यदि ऐसा करता तो इसको हम यूज़ ही नहीं करते। इनसे 2005 के अनुसार लर्निंग बाय डूइंग कहा गया और सबको समानता के तरह से डील किया करने की बात की गई है। तो बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, जबकि ऐसा हमें करना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, बच्चों में प्रतिभाशीलता खालिस्तान के कारण हो सकती है। जो भी बच्चा है उसमें उसके कारण हो सकते हैं। सफल माता पिता, कोई जरूरी नहीं कि सफल माता पिता के बच्चे ही भी प्रतिभाशाली होंगे। एक अनुशासित दिनचर्या से ही प्रतिभाशाली बन जाएगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का ही, यदि उनको आनुवांशिकता या आनुवांशिक गुण अच्छे मिले हैं और उनको वातावरण ही बड़ा अच्छा मिल रहा है, तो प्रतिभाशाली बच्चा हो सकता है। तो आंसर बनेगा 30 का तीसरा। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए लाभकारी रहेंगे और आपको काफ़ी मदद मिली होगी। यदि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपको कुछ सीखा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।